नेक्स्ट ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लास वर्क निकाल रहे हो, उसमें बेहतरीन डायग्राम दिया है हमने, राइट। एनसीईआरटी का भी डायग्राम अच्छा है, एनसीईआरटी जैसा ये एक डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ। सी, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये आउटर ब्राउन, ये इनर व्हाइटिश इन कलर, राइट। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड। इसका शेप जनरली ओवल, राइट, समथिंग इलिप्टिकल, सैक शेप्ड होता है। ये थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है प्लांट सेल में, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है एनिमल सेल में। देखो, ध्यान रखो, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, वैक्यूल नहीं बोलेंगे आप, वैक्यूल का साइज बदलते रहता है एंड इट इंक्लूड्स डेड पार्ट, राइट। सो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, सेकंड लार्जेस्ट इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट, थर्ड लार्जेस्ट इन प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट है नहीं, so obviously first largest nucleus, second largest mitochondria, right? So in NCERT they have just given general information that it is oval, elliptical, it is site of aerobic respiration in eukaryotic cells, it is site of aerobic respiration in eukaryotic cells। अब देखो, हमने 5 किंगडम के नाम लर्न किए थे, याद है ना, ऐसे हाथ बताती मैं हमेशा, राइट। सी व्हाट वी सेड, हमने कैसे बोला था, किंगडम कैसे लर्न किए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। इसमें का मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, एनिमेलिया ऑल आर यूकैरियोट, 4 किंगडम्स आर यूकैरियोटिक। सो ये यूकैरियोटिक किंगडम में एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होता है तो उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ही। ठीक है, आप देखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बायोलॉजिकल करेंसी एटीपी बनाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसमें सेल के अंदर आए वाला फूड एट कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, राइट। ये टोटल प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो अगर सेल के अंदर ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे, सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। अगर सेल शांत है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिंदा है, नॉर्मल लाइफ, ओके, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं, तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। अब आप मुझे बोलेंगे मैडम ऐसे कौन से सेल होते हैं जिसमें ये वेरिएशन होता है, जर्मिनेटिंग सीड, जहां पे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है, सेल डिवीजन रैपिडली हो रहा है, बॉडी कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो कंडीशन में एटीपी ज्यादा लगेंगे, तो जर्मिनेटिंग सीड में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेंगे, राइट। ओके, डॉर्मेंट सीड है, अभी डॉर्मेंसी में एंटर कर रही है, या मैच्योर प्लांट पार्ट है, मैच्योर लीफ है, राइट, या फिर वो थोड़ा बुढ़ा भी हो रहा है, तो वो कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर एवरेज रहेगा या ग्रेजुअली वो कम भी होता जाएगा। सो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, एनर्जी रिक्वायरमेंट, इट्स ओवल, इलिप्टिकल, राइट। अब सब लोग बिना बुक रेफर करे झट से माइटोकॉन्ड्रिया की साइज लिखो, मैंने बोला है रिवीजन में रट्टा आपने करना है। एवरीवन राइट डाउन विड्थ एंड डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, विड्थ एंड डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। टाइम ओवर, नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन तो अभी हमको आने ही नहीं वाला है, तो सिंपल हमको आना ही चाहिए तो जिंदा रहेंगे। आपको अगर साधे साधे सिंपल नंबर नहीं याद आ रहे तो क्या काम के, जिनको नंबर लिखने नहीं आ रहा, बिल्कुल गलत मेथड से काम कर रहे हो, आपको इमीडिएटली इंप्रूव करना जरूरी है। सब लोग पॉज करो वीडियो और 10 बार लिखो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज, अदरवाइज कर न पाओगे बेटा, कर न पाओगे। दीज आर सिंपल टिप्स, स्टडी टिप्स, मैं बोलती हूँ ना, अवनी मैम के स्टडी टिप्स फॉलो करने हैं, तो पॉइंट नंबर 1 जो सिंपल रट्टा है वो झट से कर लो। आपको पता चला, अभी आपको पता चला कि अरे मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर भूल गया, इमीडिएटली 10 बार लिखो, आज दिन में 4 बार रिकलेक्ट करो। लिखना जरूरी है, लिखने से 5 बार पढ़ने का इफेक्ट आता है, और लिखते वक्त आप कोई चीटिंग नहीं करते हो, कर ही नहीं सकते हो, लिखते वक्त आप प्रॉपर फोकस्ड रहते हो। तो सब लोगों ने लिख लिया, जिनको नहीं आ रहा है 10 बार माइटोकॉन्ड्रिया का विड्थ और डायमीटर, राइट। अब देखो, अभी हमने बोला इट इज प्रेजेंट इन ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्शन ह्यूमन मैच्योर आरबीसी,
डजंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन बांटना। अगर वही खुद ऑक्सीजन यूज करने लगेगी तो ऑब्वियसली बांटने की इफिशियंसी कम होगी। So these are structural modifications which occur during the process of differentiation. Right? चलो क्लास वर्क में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप देखे थे। एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंडक्टेड मेनली इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। सेकंड स्टेप इज क्रेब्स साइकिल, टीसीए, क्रेब्स साइकिल टीसीए। लॉन्ग फॉर्म ये क्या है, ये सब नेक्स्ट ईयर बहुत डिटेल में सीखेंगे, फिलहाल नाम ध्यान में रखो। एंड लास्ट वन इज ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें एटीपी बनता है। चलो, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड। ये एक फोल्डिंग को, फिंगर लाइक अपेंडेज को क्रिस्टेई बोलेंगे। स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये जो ब्राउन कलर का स्पेस बताया, दैट इज व्हाट इज आउटर चेम्बर। और ये अंदर का जो स्पेस बताया ब्लू फ्लूइड से भरा हुआ, दैट इज इनर चेम्बर। इनर चेम्बर के अंदर जो ब्लू फ्लूइड है, गेट इट, अच्छे से सुन, the space accommodated by the inner membrane is inner chamber and the space is filled with the fluid matrix, that is matrix. okay, अंदर जो फ्लूइड भरा है, इनर चेम्बर में जो फ्लूइड है, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वैसे बोला जाए तो टर्म कॉमन है, कौन से भी फ्लूइड स्ट्रक्चर को हम मैट्रिक्स से बोलते हैं, लेकिन मैट्रिक्स अगर सिर्फ बोला तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या ही है। Otherwise, if I ask you matrix of cell, cytoplasm, matrix of chloroplast, stroma, matrix of the nucleus, nucleoplasm, matrix of mitochondria, matrix, right? Okay, so outer chamber filled with watery fluid, inner chamber filled with matrix which contain variety of enzymes. The infolding is cristae. अब आप क्लास वर्क में देखो, ये डायग्राम में नहीं है, ये इनफोल्डिंग पे स्टॉक्ड पार्टिकल्स है। इनफोल्डिंग पे स्टॉक्ड पार्टिकल है, इस प्रकार से देखो, ये स्टॉक है और इसके ऊपर ये पार्टिकल है, राइट? सो इस तरह से स्टॉक्ड पार्टिकल है, पूरे ऐसे हमने स्टॉक्ड पार्टिकल ड्रॉ किए। ओके, इनफोल्डिंग की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो ज्यादा स्टॉक्ड पार्टिकल अलोंग द मेम्ब्रेन है। ये जो स्टॉक्ड पार्टिकल है इसको बोलेंगे एटीपी पार्टिकल, ऑक्सीजोम, F1 पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल। एटीपी पार्टिकल, F1 पार्टिकल, ऑक्सीजोम, एलिमेंटरी पार्टिकल, 4 नाम है, राइट? ऊपर का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर देखो डायग्राम में, हेड, स्टॉक और नीचे का बेस, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द ऑक्सीजोम। फिर मैंने आपको लाइन टू लाइन चीजें लिख के दी थी। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो आउटर एरिया साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन की पहली स्टेप ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आएगा। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल और टीसीए होगा। और अलोंग द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो व्हाइट कलर का ये बताया ना, व्हाइटिश, राइट? अलोंग द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके एटीपी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, देखो हमारे यहाँ भी पावर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटीपी बनाने में यूज होती है, बराबर? सो ईटीएस आकर इन ईटीएस, और ईटीएस में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एटीपी बनाने में यूज होगी ऑक्सीजोम के हेड में, F1 पार्टिकल के हेड में, राइट? सो this is mitochondria, cytoplasm performing aerobic respiration in all eukaryotic cell, right? Then cytoplasm perform glycolysis, matrix perform TCA or Krebs cycle, right? Then inner membrane perform ATS and in oxysome it will prepare ATP. अब इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे कैसे होंगे, यूकैरियोट में कहाँ पे, जैसे हमने बोला प्रोटिस्ट के नाम दिए हैं, राइट? यूग्लेना इज नेम ऑफ वन प्रोटिस्ट। फंगाई में होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स। क्लोरोप्लास्ट, राइट? अब मेन क्लोरोप्लास्ट को ही हम डिटेल सीखेंगे, अदरवाइज क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। सब लोग क्लास वर्क निकालेंगे।
प्लास्टिड, प्लास्टिड के 3 प्रकार लिखे थे हमने, दिख रहा है? हाँ, पौड़ादोत, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के फिर से 3 प्रकार लिखे हैं, याद आ रहा है? और हर एक के नीचे उसमें क्या स्टोर्ड फूड है वो हमने लिखा है। ओके, तो ये सब के सब प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइट? क्लोरोप्लास्ट इज मेनली फॉर फोटोसिंथेसिस, chromoplast is for coloring agent, right, imparting color, and the storage is amyloplast, right? So mainly storage will be done by these amyloplast, then ileoplast, right, then ilarioplast, ये जो सब प्रकार है, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब जो प्रकार है ये स्टोरेज के लिए है। ओके, जैसे स्टोरेज मतलब पोटैटो में स्टार्च स्टोर होगा, पल्सेस में प्रोटीन स्टोरेज होगा, अकॉर्डिंगली वो प्लास्टिड उनके पास रहेगी। बेसिकली ऑल प्लास्टिड हैव डबल मेम्ब्रेन, देन दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्लोरोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट। अब ग्रीन लीफ हो, ग्रीन स्टेम हो, ग्रीन फ्रूट हो, जो भी है, राइट? तो ये जो सब ग्रीन प्लांट सेल्स है इनके पास क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है। क्लोरोप्लास्ट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट है, राइट? अगेन इट्स शेप इज ओवल इलिप्टिकल, चेंजेस मतलब मैंगो का क्लोरोप्लास्ट अलग, क्लैमाइडोमोनास का अलग, यूग्लेना का अलग। अब आप बोलेंगे मैं आप ये नाम क्या है? बेटा ये फोटो ऑटोट्रॉप्स है, कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टीसेलुलर है। मैंगो आप जानते हो, यूग्लेना, यूग्लेनॉइड आप नहीं जानते हो, तो फिलहाल रट लो, उसके बारे में डिटेल में हमको दूसरे लेसन में सीखना है। क्लैमाटोमोनास, एसिटाबुलारिया, these are names of the photoautotrophs. Either they are protist or alga or bryophyte or pteridophyte or gymnosperm or angiosperm. All plants are eukaryotic photoautotrophs और किंगडम प्लांटे के हमने 4 डिवीजन सीखे थे, अलगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, राइट? समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ द क्लोरोप्लास्ट इज मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बराबर? ओके, देन इसका शेप बदलते रहता है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिक, कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसका शेप बदलेगा। स्पाइरोगायरा आपने स्कूल में देखा होगा, स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट रिबन शेप्ड स्पाइरली कॉइल्ड होता है। क्लैमाइडोमोनास इज यूनिसेलुलर, प्रोटिस्ट उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, एक सेल के अंदर सिर्फ एक, राइट? अदरवाइज इसका नंबर अराउंड 100 बदलते रहेगा, राइट? क्लोरोप्लास्ट हैज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम सीखे थे, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। इसमें से ए बी मोस्ट कॉमन है, कैरोटीन, xanthophyll, और एक सीखा था मैंने फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन के 2 प्रकार, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसायनिन। इसमें से आपको बेसिकली कौन से ध्यान में रखना है राइट नाउ? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll, राइट? समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन, इट इज ओवल इन शेप, its outer membrane, inner membrane, it is oval in shape. This chloroplast which is oval in shape is the second largest organelle, जैसे मैंने अभी बोला, इसका शेप बदलते रहता है, इट्स पॉलीमॉर्फिक। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा फ्लूइड है। ये डायग्राम मैंने स्पेशली इसलिए सिलेक्ट की है कि इसमें आपको पता चलेगा कि आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन कलरलेस है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनियस। अभी तक जो हमने मेम्ब्रेन बोले, ईआर का मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी का मेम्ब्रेन, वेसिकल का मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ऑल आर केमिकली अलाइक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन, राइट? यूनिट मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कौन सी प्रॉपर्टीज हमने सीखी? लिपिड के 2 लेयर, बायलेयर, प्रोटीन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, सिलेक्टिवली परमिएबल, इलास्टिक, फ्लूइडिटी, राइट? प्रोटीन की लैटरल मूवमेंट होती है, बराबर? लिपिड की मूवमेंट फ्लिप फ्लॉप,
बराबर। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, ये प्रॉपर्टी हर मेम्ब्रेन के साथ है, राइट। सो दिस इज क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीनियस, इसके बीच में आउटर स्पेस। अब देखो शब्द देखो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिस्ट्रोमियम। इट्स लिपोप्रोटीनियस, लिविंग, स्ट्रेचेबल। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है, इट्स पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। बायोलॉजी में टर्म्स ज्यादा होते हैं लेकिन बड़े मीनिंगफुल होते हैं। पेरीफेरल, प्लास्टिड के पेरीफेरल जो स्पेस होती है, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, राइट। सो दिस इज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, outer membrane, periplastidial space, inner membrane, and then this whitish color fluid which is called stroma. It is again colorless, right? And see, this is coiled coin like structure. green color के coins एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखे, तो ये coin को बोलेंगे thylakoid. ये coin को बोलेंगे thylakoid. Thylakoids are piled one above the other. Thylakoids are piled one above the other, and that is what is forming a grana. That is what is forming a grana. ये दो ग्राना देखो यहाँ पे, राइट, थोड़े यहाँ पे, ओके, एक के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. It is called intergranal lamellae, right? I repeat, fluid stroma. एक पाइल, एक स्टैक को बोलेंगे, एक प्लेट को बोलेंगे thylakoid. Thylakoid के पाइल्ड स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्राना. ग्राना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरग्रानल लैमेली. ओके, एंड सिंपल, दिस स्ट्रोमा कंटेंट डार्क रिएक्शन, ग्राना कंटेंट लाइट रिएक्शन. मैंने लाइट कैसे एनर्जी ट्रैवल करती है वो भी मैंने बोला. लाइट आया, ग्राना में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll, उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की. वो एनर्जी एटीपी एनएडीपीएच बनाने में यूज हुई. वो एटीपी एनएडीपीएच स्ट्रोमा में CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ग्लूकोज बनाएगा. सो लाइट रिएक्शन आकर इन ग्राना. इन लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एटीपी एनएडीपीएच. डार्क रिएक्शन आकर इन स्ट्रोमा, एंड इन स्ट्रोमा CO2 combined with or CO2 is reduced to form glucose. Okay, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे. दे आर हैविंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इन इट. अब आप मुझे बोलो, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए किसके पास है? प्रोकैरियोटिक सेल के पास है. तो इसके पास भी सर्कुलर डीएनए है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी सर्कुलर डीएनए. सो डज इट मीन देयर इज सम एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप? So one theory is suggesting that few prokaryotes come together, right? Okay, prokaryote, अकेला सेल, primitive life, difficult था जीना, तो उन्होंने ग्रुप बना लिया. बड़े प्रोकैरियोट सेल के अंदर ये छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल आके रहने लगे, राइट? और बड़े सेल के अंदर का एक प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया बन गया. देखो उसके पास डीएस सर्कुलर डीएनए है. दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल क्लोरोप्लास्ट बन गया. देखो उसके पास भी डीएस सर्कुलर डीएनए है. माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए है और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा. बिकॉज दे हैव ओन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, आरएनए, दे आर सेमी ऑटोनॉमस. मतलब मेजर कंट्रोल क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पे मेजर कंट्रोल न्यूक्लियस का है, लेकिन वो कुछ काम सेल्फ डिपेंडेंट कर लेते हैं, राइट? So chloroplast mitochondria are semi-autonomous, self-replicating organelles. They divide by binary fission like prokaryotic cell. So prokaryote, mitochondria, chloroplast में similarities क्या क्या है? सब में DS circular DNA, point number 1. Right? Then divide by binary fission. Right? Then इसके लिपिड और प्रोटीन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो केमिकल नेचर बहुत ही क्लोज है. Right? Okay. So it is considered that chloroplast mitochondria are the primitive ancestors. They are having ancestry from prokaryotic cell. Yeah, one more similarity. Mitochondria, chloroplast and prokaryotic cell have 70S type of ribosome. Okay, so 4 similarities बोले मैंने. So chloroplast is site of photosynthesis in all eukaryotic photosynthetic cells. Next organelle, ribosomes. See, it is a membraneless structure, लेकिन दिखने के लिए हमने ये थोड़ा मार्जिन ड्रॉ किया, otherwise it is membraneless. It is something irregular, 3 dimensional. ये इस प्रकार से है, देखो ये इस प्रकार.
बराबर। ये इस प्रकार से, मतलब ये ग्रूव, ये मेरा थंब, और अंदर से पूरा ऐसा एम्प्टी स्पेस है, इट इज होल्डिंग लाइक दिस। ये इस प्रकार से बताया आपको, इसके अंदर ये पूरा एम्प्टी स्पेस है, समझ रहे हो। सो दिस इज अ हैंड लाइक स्ट्रक्चर। ये राइबोसोम एमआरएनए को इस प्रकार से जुड़ जाती है, इस प्रकार से अटक जाती है, और इसके ऊपर स्लाइड होती है प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान। राइट, सो सी दिस इज मेम्ब्रेनलेस aggregation of protein as well as rRNA in it. It is something three dimensional structure like this, right? ये इस प्रकार से folded है, ये larger subunit है, ये smaller subunit है, बराबर। larger subunit, smaller subunit, they are suspended in cytoplasm. When the cell require the process of protein synthesis, it get attached to mRNA like this. देखो ये लार्जर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट जुड़ गया, और इसके बीच में से एमआरएनए, ये ऐसे जुड़ने के बाद इसके बीच में से एमआरएनए ट्रैवल करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। सो राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंड rRNA in it, right? They are tiny organelles present in the cell cytoplasm. When scientists decide to study it, इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन की मेथड से इसको साइटोप्लाज्म में से आइसोलेट किया, राइट। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब आपकी मम्मी बटर सेपरेट करती है उसको घुमा के। सो साइटोप्लाज्म इज रोटेटेड इन centrifuged, and this will sediment at particular speed, and that is it's a Swedberg constant. So that Swedberg constant is reflection of size and density. It is reflection of size and density. जो बड़ा है larger subunit, it individually sediments at 50s. प्रोकैरियोट का लार्जर सबयूनिट इंडिविजुअली 50s को सेडिमेंट होता है, यूकैरियोट का लार्जर सबयूनिट इंडिविजुअली 60s को सेडिमेंट होता है। स्मॉलर प्रोकैरियोट में 30 में सेडिमेंट होता है, प्रोकैरियोट में 30 में, और यूकैरियोट में वो 40 में होता है। सो 50-30, राइट, इसमें +10 करेंगे तो 60-40, बराबर। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर डिफरेंट। अगर ये इंडिविजुअली सेडिमेंट करो तो जो मैंने अभी आपको नंबर बोले, अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं और फिर आप सेडिमेंट करेंगे तो 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड 80s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट, राइट। दिस इज मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से जुड़ता है। ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से, देखो लार्जर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट इस प्रकार से जुड़ेगा। ये जो थ्रेड गया है ना, ये एमआरएनए इसके बीच में से जाएगा। एमआरएनए को यहाँ पे और एक तीसरा प्रकार का आरएनए होता है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ओके, 3 आरएनए सीखे ना हमने, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए राइबोसोम में कॉइल्ड है, एमआरएनए 2 राइबोसोम के बीच में से जा रहा है। एमआरएनए को ये येलो कलर का जुड़ा हुआ है टीआरएनए, और टीआरएनए ये अमाइनो एसिड की चेन बना रहा है, इसको हम बोलेंगे प्रोटीन। सो दीज 2 राइबोसोम्स गेट कनेक्टेड टू एमआरएनए। द स्ट्रक्चर इज पॉलीसोम। मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड टू एमआरएनए, द स्ट्रक्चर इज पॉलीसोम। पॉलीसोम इज मेन साइट ऑफ protein synthesis. For protein synthesis, which organelles are required? Ribosome, smaller unit, larger unit, mRNA, tRNA work together to prepare chain of amino acid, that is protein. Flagella. यहाँ पे हमने शब्द यूज किया था साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में सबयोट्यूबुलर स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्रोटीन के बने हैं वो एग्रीगेट होंगे, राइट, वो एग्रीगेट होंगे, और उनसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और उनका एग्रीगेशन होंगे, सिलिया या फ्लैजेला बनेगा, राइट। तो देखो ये यूकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, ये यूकैरियोटिक सेल है जो मैंने आधा बताया। ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ, ये पूरा यूकैरियोटिक सेल है, येलो कलर का साइटोप्लाज्म, राइट। फिर ये है ब्लूइश कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बराबर। साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे
ये यहां से यहां तक जो इतना पार्ट बताया है, दिस इज बेसल बॉडी, जहां से फ्लैजेला ओरिजिनेट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में ये पार्ट है बेसल बॉडी जहां से फ्लैजेला ओरिजिनेट होगा, बराबर। So see, this flagella originate in the cytoplasm and it is extending outward and it has outermost covering plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके वो बाहर लेके जा रहा है। तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटल फ्लैजेला से फ्लैजेला को कवर कर रहा है, बराबर। सेल के अंदर जो पार्ट डूबा है उसको बोलेंगे बेसल बॉडी और जो बाहर प्रोट्रूडिंग पार्ट है उसको बोलेंगे फ्लैजेला, बराबर। अब देखो ये फ्लैजेला का आउटर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर ये ब्लैक कलर के जो रॉड्स बताए हैं दोज आर ट्यूब्यूलिन के रॉड्स। हमने ऐसे बोला था कि सेल के अंदर छोटे छोटे प्रोटीन के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, ट्यूब्यूलिन, जो एग्रीगेट होके एक ट्यूब्यूलिन दूसरा तीसरा ऐसा लंबा फाइबर बनेगा। ओके, जब जरूरत है ये एग्रीगेट होगा। यही ट्यूब्यूलिन से स्पिंडल भी बनेंगे सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का मूवमेंट करवाने के लिए। अभी आप समझ पा रहे हो, राइट? सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का मूवमेंट करने के लिए ट्यूब्यूलिन एग्रीगेट होंगे, स्पिंडल बनेंगे, राइट? अलोंग विद दैट यहाँ पे ट्यूब्यूलिन एग्रीगेट होके फ्लैजेला बनेगा, राइट? सो इतना पार्ट है बेसल बॉडी, ऊपर का पार्ट है फ्लैजेला। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, पहली बार आपको डायग्राम बता रही हूं, अच्छे से देखो और समझ लो। सी, जस्ट इमेजिन कि ये जो पूरा ऐसा सेल है, मेरे पास ऐसा पूरा सेल है, ये ऊपर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ये ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर जाके, सो दिस इज व्हाट इज टोटल सेल। सेल का मैंने एक सेक्शन, खरबूजा कट करते हो ना, राइट? खरबूजा कट करके उसका कैसे एक सेक्शन उतारते हो, केक का पीस काटते हो, उस प्रकार से अगर ये केक की एक मैंने पेस्ट्री कट की स्क्वायर शेप की, राइट? सो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरे सेल ऑर्गेनेल, देखो कौन से सेल ऑर्गेनेल नजर आ रहे हैं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाइटिश कलर का साइटोप्लाज्म में ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डॉट निकाले हैं, दोज आर राइबोसोम्स, राइट? देन दिस इज क्लोरोप्लास्ट, देन इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो सेल का ऐसे खरबूजे जैसा सेक्शन ड्रॉ किया है। ओके, सो ये जस्ट इमेजिन कि ऊपर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इधर आके अमर्ज हो गया, तो ये पूरा ब्लू कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर है सेल। ये सेल के अंदर 3 कलर की तरफ ध्यान देंगे हम, ये पैरेट ग्रीन, ये ऑलिव ग्रीन और येलो, राइट? ये पैरेट ग्रीन का जो है इट्स एक्टिन फिलामेंट्स, दे आर हियर कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्टिन फिलामेंट मसल जैसा, राइट? याद आ रहा है, बराबर। देन सी दिस कलर इट्स हियर, ये देखो, राइट? दीज आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट? और ये येलो कलर के ये ऐसे स्प्रेड है पूरे, इट्स माइक्रोफिलामेंट, बराबर। ओके, सो सी आई रिपीट, दिस पैरेट ग्रीन एक्टिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जुड़े हुए हैं पैरेलल, बराबर। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द रॉड लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रेट, बराबर, एंड दीज आर द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, राइट? सो इट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, बराबर। सो ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये है माइक्रोफिलामेंट एंड दिस एक्टिन फिलामेंट, बराबर। ये टोटल मिलके बनेगा सेल का साइटोस्केलेटन। अब देखो मैंने आपको छाते का एग्जांपल दिया था, जस्ट इमेजिन ये ब्लू कलर का छाते का कर्टन है, ये छाते के कर्टन को ये मेन छाते का रॉड और ये ऑलिव ग्रीन रॉड को ये येलो कलर के ट्यूब्यूल्स अटैच्ड है। अगर ये रॉड हिला तो ये ट्यूब्यूल हिलेंगे, ट्यूब्यूल हिला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिलेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हिला तो अंदर का साइटोप्लाज्म हिलेगा। सो इट इज हेल्पिंग इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। वन मोर, सेल के अंदर ये पूरे रॉड्स डाले हुए, इजंट इट गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ? अब देखो आप कई जगह स्केलेटन दिखते हो, रॉड्स डाले होते हैं और ऊपर टेंट डाला होता है, सर्कस का टेंट देखा होगा आपने, अलग अलग रॉड ढांचा होता है अंदर का,
और बाहर से पूरा कर्टन लगाया होता है, सेल भी वैसा ही है। ये माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन, और उसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच कर दिया है। सो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन फाइबर। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट रिवीजन में हम इसमें क्या डिफरेंसेस है वो भी देखेंगे। कम टू सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम वी डिस्कस इन सेल डिवीजन। देखो यहाँ पे ये दो रॉड शेप स्ट्रक्चर है, ये एक छोटा रॉड, ये दूसरा रॉड, ये हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्रीज में रहेंगे, राइट। सो दिस इज one rod is centriole, other rod is centriole, so pair of centrioles, then the fluid around it। क्या नाम बोला था इसका, शॉर्ट फॉर्म, एनीवन, राइट, एंड करेक्ट, जो नहीं आ रहे पढ़ेंगे, छोटे छोटे नाम नहीं याद कर पा रहे हो, एंड देन दिस रेडिएटिंग रेज, astral rays, right? So two centriole, pair of centriole, then pericentriolar matrix, okay, याद आ रहा है कुछ, and this radiating rays are collectively called centrosome। Centrosome, one in number in non-dividing cell near the nucleus, right? And S phase, the centrosome divide 1 to 2, and in prophase it moves one to one pole and other to other pole, right? This help in cell division। ये कहाँ पे काम करेगा, सेल डिवीजन में। अब ये और डिटेल में स्ट्रक्चर, ये दो सेंट्रियोल एट राइट एंगल टू ईच अदर, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, एलएस और टीएस दोनों देख रहा है बच्चों, ठीक से देखो, ये ऐसा एलएस नजर आ रहा है और ये टीएस। टीएस में सेंटर में देखो कुछ नहीं नजर आ रहा है, हब, नो माइक्रोट्यूब्यूल्स, और पेरिफेरल 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे तीन तीन के कितने हैं, 9 स्ट्रक्चर्स। तो एक ग्रुप में 3 माइक्रोट्यूब्यूल और टोटल पेरिफेरल 9। तो इसका अरेंजमेंट हमने बोला था 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट, सेंट्रली लोकेटेड 0, दैट इज फॉर्मिंग अ हब, बराबर। तो ये इसका टीएस है, ये आपके क्लास वर्क में है, बराबर, राइट। अब देखो सेंट्रियोल का अरेंजमेंट और फ्लैजेला का अरेंजमेंट सिमिलर है। सेंट्रियोल हैज 9 ट्रिपलेट प्लस 0, फ्लैजेला हैज 9 डबलेट प्लस 2, बराबर, राइट। सो दे हैव इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर, मतलब इसमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। So it is considered that the centriole modifies as a basal body, क्योंकि basal body का internal structure भी 9 triplet plus 0 है। तो centriole modified as basal body, और basal body पे 9 doublet plus 2 का microtubule का arrangement होगा और flagella बनेगा। Okay, one more very important thing regarding centrosome, it is self-duplicating organelle which divides in a phase of cell cycle. Come to last part, last organelle of eukaryotic cell. Huge one, nucleus, largest cell organelle present in all cells at one or other stage of life. बराबर, आरबीसी में मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस नहीं रहता बिकॉज इट ऑक्यूपाइज मेजर स्पेस। अगर इसी में जगह चली गई तो हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए जगह कम बचेगी। So it is present in all living cell at one or other stage of life. It's not that every time throughout the life the cell has nucleus. Like example RBC. Okay, nucleus का शेप बदलते रहेगा, mainly spherical है, लेकिन WBC में शेप बदलते रहता है। It is again a polymorphic, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट था। Okay, एनिमल सेल में वो सेंट्रल पोजीशन में रहता है क्योंकि वैक्यूल नहीं रहता या छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल है, तो वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस एक साइड शिफ्ट होता है। बट ऑल सेल्स आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एज न्यूक्लियस। इट इज दिस वन, ये लाइट पर्पल कलर का, ये है आउटर मेम्ब्रेन। इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो इस प्रकार से दिखेगा। देखो आउटर मेम्ब्रेन की ये बॉडी, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, लाइट पर्पल कलर का इनर मेम्ब्रेन, राइट। ये इसका कट वाला सेक्शन, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, इस पेरी
न्यूक्लियर स्पेस दैट इज फिल्ड विथ फ्लूइड। अंदर के मेम्ब्रेन से पूरा जो न्यूक्लियस के फ्लूइड है, दैट फ्लूइड अकोमोडेटेड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म में ये थ्रेड लाइक मटेरियल भरे पड़े हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इज कॉइल्ड डीएनए, पार्टली कॉइल्ड डीएनए। हमने डीएनए के कंडेंसेशन के स्टेजेस सीखे, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम, राइट। तो ये पार्टली कॉइल्ड डीएनए है, दैट इज क्रोमैटिन। अलग अलग क्रोमैटिन यहाँ पे एक डेंस स्फेरिकल बॉडी में और एग्रीगेट हो जाएंगे, दैट इज फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोलस। Nucleolus doesn't have its own membrane. It is aggregation of chromatin and some proteins. बराबर? It is also termed as NOR, nucleolar organizer region. It is also termed as NOR, nucleolar organizer region. यहाँ पे जो डीएनए होता है वो मेनली आरआरएनए बनाता है। So nucleolus, membraneless, aggregation of protein and chromatin material. Nucleoplasm is aggregation of chromatin, then variety of enzymes, nucleotides and so many chemicals are present, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए आरएनए बनाएगा, वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही बनाएगा। So it is site of replication, site of transcription. Main DNA, which is genetic material, is present in the nucleus, right? Then nuclear membrane, which divide nucleoplasm from cytoplasm. ये पूरा व्हाइट कलर का ये जो है, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में बैरियर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये है पोर, येलो कलर का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पोर अलाउ करेगा केमिकल न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में जाना, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में आना। ऐसे कौन से केमिकल है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म जाते हैं? डीएनए ने आरएनए बनाया, अपना असिस्टेंट बनाया, असिस्टेंट न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेगा, न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाएगा। बाहर बने हुए प्रोटीन फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर से अंदर आएंगे और यहाँ पे अलग अलग काम करेंगे, right? So it is allowing exchange of material between cytoplasm and nucleoplasm. It is nuclear pore. न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन ER से जुड़ा होता है, हमने ER के टाइम देखा था। इस पे ये जो येलो डॉट्स है ये है राइबोसोम, येलो डॉट्स है ये है राइबोसोम, समझ रहे हो, राइट? न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए पार्टली कॉइल्ड रहेगा, नॉन डिवाइडिंग सेल में फुल्ली कॉइल्ड हो जाएगा, फुल्ली कॉइल्ड हो जाएगा डिवाइडिंग स्टेज में क्रोमोसोम में। अब सेल डिवीजन में हमने क्रोमोसोम अच्छे से सीखे, ओके। टोटल कॉइलिंग कंडेंसेशन आकर इन प्रोफेज, शॉर्टेस्ट थिकेस्ट क्रोमोसोम आर फॉर्म एट द एंड ऑफ प्रोफेज एंड अरेंज एट इक्वेटर एट मेटाफेज। तो यहाँ पे उन्होंने मेटाफेजिक क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी सिखाई है। व्हेन बोथ द आर्म्स आर सेम, it's metacentric. One arm is long and other is short, that will be L-shaped, will be submetacentric. One is very long and other is very short, it's a J-shaped, right? It's acrocentric. And one has very long one arm and other is negligible or absent, it's a telocentric. ओके, सेंट्रोमियर का पोजीशन उसका शेप बताता है। सेंट्रोमियर पे सेल डिवीजन के दरमियान प्रोटीन कैप बनते हैं, काइनेटोकोर्स, एंड काइनेटोकोर्स अटैच्ड टू स्पिंडल फॉर्मेशन, काइनेटोकोर्स अटैच्ड टू स्पिंडल व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज बिकॉज ऑफ द स्पिंडल व्हिच आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स, राइट? ओके, अंत में माइक्रोबॉडीज के बारे में थोड़ा बोला है। स्पेयरोसोम, ग्लायोक्सिसोम्स आर द माइक्रोबॉडीज, राइट? उसका बस एक एक फंक्शन हम ध्यान में रखेंगे, डिटेल्स हम थर्ड रिवीजन में करेंगे।